सेल वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर, सेल के टाइप्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो सेल है उससे रिलेटेड स्टडी क्या कहलाती है। तो दैट इज नोन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है। एंड द अनदर वर्ड वी कैन यूज सेल बायोलॉजी। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। साइटोलॉजी का मतलब तो क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है ना। सेल की जो स्ट्रक्चर है और उसके जो फंक्शंस हैं वो किन किन फंक्शंस को कंप्लीट कर रही है या प्रोसीड कर रही है, उससे रिलेटेड स्टडी अपन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी का मतलब क्या है? अलोंग विथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन we also do the study of evolutionary process of cell origin and development, कि कैसे सेल्स उत्पन्न हुई और फिर कैसे प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है ना, वहां तक की स्टेज तक अपन पहुंचे, कैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर कंडीशन आई। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है सेल का, उसका भी अपन साथ में क्या करें? स्टडी करें। किसके साथ? स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ। तो फिर वो क्या कहलाता है? दैट विल बी कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है। तो अब देखिए, पहली जो चीज अपने सामने आ रही है वो क्या है कि ये सेल है क्या। तो इन सिंपल अपन ये कह सकते हैं कि वो यूनिट जो लाइफ को रिप्रेजेंट करती हो या जिससे लाइफ हो, जिससे जीवन हो, वो इकाई जो है वो क्या है? सेल है। तो यानी कि वी कैन से स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। In another words, I can say the fundamental unit of life क्या कहलाएगी? सेल कहलाएगी। ठीक है ना। यानी कि आधारभूत, यानी जिस पे जीवन टिका हुआ है। विदाउट सेल वी कांट इमेजिन अबाउट द लाइफ, वी कैन से इन द शॉर्ट। ठीक है। तो उसको अपन क्या कह रहे हैं? सेल कह रहे हैं। अब देखिए, सेल वर्ड अपन कई जगह पे यूज करते हैं, बैटरी वगैरह जो होते हैं उनके लिए भी यूज करते हैं। ओके, तो वो सेल नहीं। यहाँ पे सेल का मतलब क्या है? ए पर्टिकुलर यूनिट विच इज रिलेटेड विद योर स्ट्रक्चर, विच इज रिलेटेड विथ योर फंक्शनिंग, यानी कि अल्टीमेटली वी कैन से ए स्ट्रक्चर ऑन विच द लाइफ इज डिपेंड, या द लाइफ इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय दैट। वो स्ट्रक्चर जिसके द्वारा जीवन को क्या किया जा रहा है? रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो वो क्या है? सेल है। अब ये सेल बायोलॉजी जो है या साइटोलॉजी है, इसके जो जनक हैं, फादर हैं, वो कौन है? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी जब भी शब्द आता है तो एक वर्ड आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। कैसे? देखिए, रॉबर्ट हुक पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने द्वारा निर्मित, स्वयं के द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल्स को देखने का प्रयास किया था। ठीक है ना। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप था वो जैकेरियास ने डेवलप किया था, फिर उसको मॉडिफाई किया था गैलीलियो ने, और फिर उसके बाद में रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बना करके पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी स्टार्ट की थी। तो उन्होंने क्या देखा था? कॉर्क स्लाइस, कॉर्क का टुकड़ा था, उसको अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें एक हनीकॉम्ब दिखाई दिया। हनीकॉम्ब का मतलब क्या है? यानी कि जो मधुमक्खी के छाते की तरह ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दी।
ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स उनको दिखाई दी तो उसमें क्या था, मोस्टली जो उनको दिखाई दे रहा था वो क्या था, डेड प्रोटोप्लास्ट प्लस सेल वॉल। यानी कि इन सेल्स जो थी वो किसकी थी, कॉर्क स्लाइस था, और कॉर्क सेल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं। तो इन ये मोस्टली इनका जो प्रोटोप्लास्ट था वो तो क्या था, डेड, क्योंकि डेड सेल्स हैं। तो बचा क्या, केवल सेल वॉल। तो उनको जो पहली जो सेल उन्होंने देखा उन्होंने, तो वो सेल किस प्रकार की थी, डेड सेल्स थी, लिविंग सेल नहीं थी, ये ध्यान में रखना। और वो कॉर्क स्लाइस जो था उससे उन्होंने पर्टिकुलर अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखा। तो उनको केवल क्या दिखाई दिए बेटा, क्योंकि अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं है, वो डेड है, तो होलो स्पेस दिखाई दिए, होलो स्पेस। ठीक है ना, जिसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया सेलुला। तो पहला जो वर्ड यूज किया गया था वो क्या था, सेलुला। ठीक है। और इस चीज का जो डिस्क्रिप्शन है वो रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक के अंदर दिया है, और उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। लेकिन देखिए, सेल से रिलेटेड पहला वर्क यहां पे हो रहा है। सेल के बारे में क्यूरियोसिटी पहली बार इन्होंने पैदा की है, सेल के बारे में पहली बार इन्होंने बताया है। तो इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी, इनको अपन कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो सेल देखी वो कैसी थी, डेड सेल थी, जिसमें केवल उनको क्या दिखाई दे रही थी, सेल वॉल। क्योंकि अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट था, यानी कि प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें उन सेल्स के अंदर क्या थी, एब्सेंट थी। क्यों, क्योंकि वो डेड सेल्स थी। इज दिस क्लियर। फिर उसके बाद लिविंग सेल को सबसे पहले देखने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है। इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या देखा, जिसकी मल्टीप्लिकेशन पावर लगभग, मैग्निफिकेशन पावर जो है वो कितना होता है, 1000 तक होता है। ठीक है ना, जो उन्होंने यूज किया था मोस्टली। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, जो जर्म सेल्स हैं, प्रोटोजोवन सेल्स हैं, पस सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, उनको देखा उन्होंने। मोस्टली एक पॉल्यूटेड वाटर जो था उसका सैंपल लिया और उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर लेकर के उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। तो ये जो सेल्स थी वो कैसी थी, लिविंग सेल्स थी। तो लिविंग सेल्स को देखने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। एंड अबाउट दिस पर्टिकुलर डिस्कवरी इन्होंने सीक्रेट्स ऑफ नेचर नामक जो बुक है इनकी, उसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन किया है, उसका वर्णन किया है। तो लिविंग सेल को जो देखने का श्रेय है वो किसको जाता है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, मॉडर्न जो साइटोलॉजी है उसके जनक कौन है, मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ही इज सीपी स्वानसन। ठीक है, सीपी स्वानसन जो है। और इंडियन फादर अगर आपसे पूछा जाए, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो A.K. शर्मा। ठीक है। दीज आर द सम बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, जिसमें से पहली जो चीज थी वो क्या थी कि फंडामेंटल यूनिट है ये। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और हेरिडिटिकल यूनिट भी है, ये भी ध्यान में रखें। क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सेल्स के थ्रू ही जा रही हैं, क्योंकि सेल्स में ही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही क्रोमोजोम्स है जिनके ऊपर जीन पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमें ध्यान में रखना है कि साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो केवल अपन अगर सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो वो साइटोलॉजी है। लेकिन साथ ही हम ये भी पता करते हैं, या इस चीज़ का भी अपन अपनी नॉलेज हासिल करते हैं कि कैसे सेल्स की ओरिजिन हुई। जैसे सबसे पहले प्रोटोबायोंट जो था वो हॉट वाटर के अंदर पैदा हुआ। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल पैदा हुई, फिर यूकैरियोटिक पैदा हुई, फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर कंडीशन आई। तो ये कंप्लीट अगर इवोल्यूशनरी स्टडी भी अपन करते हैं तो फिर वो किस में आ जाती है, सेल बायोलॉजी में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे अपन। तीसरी जो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है वो क्या,
कि सेल की जो स्टडी है वो माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के बाद में संभव हो पाई। तो जैकेरियास जो थे उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। उस माइक्रोस्कोप को फंक्शनली मॉडिफाई किया था किसने? गैलीलियो ने, ठीक है। और फिर रॉबर्ट हुक ने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, 14 to 42 टाइम्स जिसका मैग्निफिकेशन पावर था उसको यूज किया, ठीक है। फिर उसके बाद में एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज किया। तो ये माइक्रोस्कोप है, उसकी एबिलिटी क्या होती है? एक थोड़ा बेसिक अगर अपन देखें तो किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा क्या है कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको वो देखने योग्य बनाता है। आपको कैसे बनाता है? देखिए, कोई भी माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर दो पर्टिकुलर कैपेसिटी होती हैं। एक होता है मैग्निफिकेशन पावर और दूसरा होता है रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर का मतलब तो क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो भी है, कोई भी जो आपको नेक्ड आई से दिखाई देता है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जब आप माइक्रोस्कोप लगा करके देख रहे हैं तो वो कितने गुना बढ़ा करके दिखाई दे, वो उस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप का क्या कहलाएगा? मैग्निफिकेशन पावर। यानी कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे तो वो साइज वाइज आपको क्या दिखाई देगा? बड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका मैग्निफिकेशन पावर। यानी कि मैग्निफिकेशन पावर को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो दिस इज द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विद द apparatus एंड साइज ऑफ द apparatus, सॉरी, ऑब्जेक्ट विदाउट द apparatus या विद द नेक्ड आइज। यानी कि अपन इसको क्यों कैसे डिफाइन कर सकते हैं? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विद apparatus, apparatus का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? माइक्रोस्कोप, एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विद नेक्ड आइज, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? उस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप का या लेंस का मैग्निफिकेशन पावर आएगा। जैसे नेक्ड आई से कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको 1 सेंटीमीटर का दिखाई देता है और अगर आप माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे हैं तो वो 5 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है, तो उस पर्टिकुलर लेंस या वो लेंस जिस माइक्रोस्कोप में लगा हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन पावर क्या हो गया? 5x, या मैग्निफिकेशन पावर क्या हो गया? 5x। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं उनको सेपरेटली दिखाना, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग क्लियर दिखाना, वो क्या कहलाएगा? रिजोल्यूशन। तो ये दोनों कैपेसिटी माइक्रोस्कोप में पाई जाती हैं, जिससे सेल जो है उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके दिखाना और उनको साइज में बड़ा करके दिखाना, ये दोनों पर्टिकुलर एबिलिटीज माइक्रोस्कोप में होती हैं। इसलिए अपन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और इसीलिए माइक्रोस्कोप के यूज़ के बाद स्मॉलर जो ऑब्जेक्ट थे उनको अपन देख पाए, उनकी अपन स्टडी कर पाए। तो ए माइक्रोस्कोप हैज़ द टू पर्टिकुलर क्वालिटीज, वन इज मैग्निफिकेशन पावर एंड द सेकेंड वन इज रिजॉल्विंग पावर, ठीक है ना। इसीलिए अगर आपने कभी माइक्रोस्कोप देखा हो तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक तो ये आई लेंस होता है और फिर नीचे की ओर यहाँ पे ये कौन से लेंस होते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। तो आई लेंस जो होगा उसके ऊपर आपने 10x, 20x ऐसे पर्टिकुलर संकेत देखे होंगे। ये मतलब क्या है कि ये लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने गुना बढ़ा सकता है? 10 टाइम बढ़ा करके दिखा सकता है। यहाँ पे अपन स्लाइड लगाते हैं और ये ऑब्जेक्ट रखते हैं जो भी अपने को देखना है, जो नेक्ड आई से नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो माइक लेंस होते हैं ये कौन से होते हैं? ये देखिए, ये तो ओक्यूलर लेंस या आई लेंस है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसके ऊपर भी बेटा ये लिखा हुआ होता है 25x या 20x या 45x। तो पहले तो ये लेंस क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट की साइज को कितने गुना बढ़ाएगा? जितने गुना या x दे रखा है। जैसे मान लो कि 25x, तो ये 1 सेंटीमीटर का था, तो ये कितने का दिखाई देगा? 25 सेंटीमीटर यहाँ पे। अब इसको 10 गुना ये और बढ़ा देगा, 10x है तो ये कितने टाइम मल्टीप्लाई होकर के दिखाई देगा आपको? 250 टाइम। तो किसी भी माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्निफिकेशन अगर आपसे पूछे तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो गया? मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ओक्यूलर लेंस इनटू मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है? टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप, ठीक है।
दूसरा जो एबिलिटी अपन ने बताई वो क्या बताई, द सेकेंड वन एबिलिटी जो मैंने बताया वो क्या है, रिजोल्विंग पावर। तो रिजोल्विंग पावर को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो मैंने बताया कि दो ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको क्या करे, वो दूर दूर सेपरेटली आपको दिखाए। तो उसके लिए भी पर्टिकुलर एक इक्वेशन है, ठीक है, जो अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 0.61 लैम्डा अपॉन एन ए, ठीक है ना, 0.61 लैम्डा अपॉन एन ए, इससे अपन उसको निकाल सकते हैं। लेकिन आप तो केवल यहाँ पे ये समझें कि उन दोनों के बीच दो पर्टिकुलर नज़दीक रखी हुई वस्तुएं जो हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक दूसरे से सेपरेट दिखाना क्या कहलाएगा, रिजोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सेल स्टडी के अंदर सेल, लिविंग सेल को देख लिया गया। अब सेल के अंदर और कुछ डिस्कवरीज हुई जो हमारे यहाँ पे डिस्कस की जानी जरूरी है। जैसे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसकी डिस्कवरी हुई फिर, और वो डिस्कवरी जो थी वो किसने बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के बाहर की ओर जो सब्सटेंस पाया जाता है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया किसने, डुजार्डिन, ये नाम ध्यान में रखें। और उन्होंने इस पर्टिकुलर सेल में पाए जाने वाले फ्लूइड के लिए एक वर्ड यूज किया, वो था सारकोड। व्हाट वाज द पर्टिकुलर वर्ड, सारकोड, ठीक है। सेल के इंटरनल कंप्लीट मटेरियल को उन्होंने क्या नाम दिया, सारकोड। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस, ठीक है। फिर उसके बाद इसी सारकोड को पुरकिंजे जो थे उन्होंने क्या वर्ड दिया, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट। दीज वर्ड जो थे वो इसके लिए, सेल में पाए जाने वाले सब्सटेंस के लिए किसने यूज़ किए, पुरकिंजे ने। सेल मेम्ब्रेन से लेकर के अंदर का जो भी पर्टिकुलर मटेरियल है उसको क्या कहा उन्होंने, प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है। तो ये कुछ डिस्कवरीज यहाँ पे अपने को ध्यान में रखनी है। रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बाद रॉबर्ट ब्राउन, डुजार्डिन एंड पुरकिंजे, ठीक है ना, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, अब देखिए सेल के बारे में ये तो अपनी एक बेसिक डिस्कशन हो गया। अब सेल क्या है, ऑर्गेनिजम्स के बनने में इसका क्या रोल है, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, तो इनको समझाने के लिए एक पर्टिकुलर थ्योरी आई जिसको अपन बोलते हैं सेल थ्योरी। दैट इज इंपॉर्टेंट, सेल थ्योरी, वी हैव टू बी फोकस ऑन दिस, ठीक है ना। इसका जो आइडिया था सेल थ्योरी का वो ड्यूटेरोचैट ने दिया था, ड्यूटेरोचैट, ठीक है। सेल थ्योरी का जो आइडिया था वो किसने दिया, ड्यूटेरोचैट ने। लेकिन क्रेडिट जो है सेल थ्योरी का दिए जाने का वो जाता है किसको, एक जर्मन और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उनको जाता है स्लीडन एंड दूसरे जो थे वो थे स्वान, स्लीडन एंड स्वान, ठीक है ना। स्लीडन जो थे वो बॉटेनिस्ट थे और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी, इन दोनों को सेल थ्योरी दिए जाने का क्रेडिट जाता है। तो इन्होंने जो सेल थ्योरी दी उसमें उन्होंने क्या बताया, ठीक है ना। जैसे स्लीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी की, और स्वान जो थे उन्होंने किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर स्टडी की। तो जो स्लीडन थे उन्होंने ये कहा कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, ये ध्यान में रखना, या कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स। जितने भी पादप हैं, ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है ना, विच फॉर्म, और ये सेल क्या बनाती हैं, डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं, विच फॉर्म टिश्यू। और ये अपन भी जानते हैं, जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन के स्तर को, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को अपन पढ़ते हैं तो एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड,
इससे जाते हुए फिर अपन किस पे आते हैं, सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है फिर ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फिर बनती है बॉडी, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स के बने होते हैं, ये पहला फैक्ट इन्होंने दिया, किसने, स्लीडन ने, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि सेल्स जो हैं उनके बाहर की ओर एक आउटर लेयर पाई जाती है, एंड दैट आउटर लेयर इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल है उसके बाहर की ओर ये, आज तो अपन जानते हैं लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, तो आउटर लेयर ये, लेकिन ये बातें वहाँ से आई, उन्होंने सबसे पहले बताया, ठीक है। फिर जो स्वान थे उन्होंने क्या कहा कि बॉडी ऑफ एनिमल्स, जो जंतुओं का शरीर है, बॉडी ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल्स, वो भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है ना, विच आर फंडामेंटली सिमिलर, और वो सेल्स जो हैं वो फंडामेंटली सिमिलर हैं, अर्थात उनके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टर क्या हैं, सेम हैं, फंडामेंटली वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या हैं, सिमिलर हैं। यस, अलग अलग क्षेत्र के अंदर वो अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं, लेकिन फंडामेंटली वो क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ये बात किसने कही फिर, भाई बॉटनिस्ट ने कहा कि प्लांट्स जो है वो एनिमल्स जो हैं सारे वो किसके बने हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के। स्वान ने क्या कहा कि जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है ना, और वो सेल्स जो हैं वो फंडामेंटली क्या हैं, सिमिलर हैं। इस बात को आप इसी से समझ जाइए कि आपकी जो ओरिजिन हुई है वो एक जाइगोट से हुई है, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज हुए और जाइगोट बना, उसी जाइगोट के अंदर बार बार डिवीजन से आपकी क्या बनी है, कंप्लीट बॉडी बनी है, यस और नॉट। तो इसका मतलब ये सारी जो सेल्स हैं उनका जो एंसिस्टर है वो तो यही है ना, इसी सेल्स से तो बनी है, बेसिक सेल तो यही है। तो फंडामेंटली ओरिजिन इनकी कैसी है, एक ही सेल से है, तो ये फंडामेंटली कैसी हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जो प्लांट सेल है, इन्होंने स्वान ने, जो प्लांट सेल है वो एक यूनिक लेयर और रखती है। प्लांट सेल के अंदर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर एक यूनिक लेयर और उपस्थित होगी जो एनिमल सेल में नहीं है, एंड दैट इज द सेल वॉल, ठीक है ना। तो यूनिक लेयर जो है उसकी प्रेजेंस बताई किसने, स्वान ने, किसके रूप में, सेल वॉल के रूप में, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर थिंग विच वी हैव टू बी रिमेंबर। फिर उन्होंने कहा कि जो सेल्स हैं वो प्लांट और एनिमल सेल को, जो बॉडी है उसको बना रही है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, यस और नॉट, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने एक चीज और कही कि जो सेल्स हैं उनकी जो ओरिजिन है वो क्रिस्टल रूप में हुई है, ठीक है। और ये जो बात थी कि क्रिस्टल फॉर्म में सेल्स की उत्पत्ति हुई है स्पॉन्टेनियसली, यानी कि क्रिस्टल का मतलब पाउडर, ठीक है ना, अपने आप जो है ना वो क्या हुई है, सेल्स की उत्पत्ति हुई है, स्पॉन्टेनियस उन्होंने क्या बताया, ओरिजिन बताई सेल की। ये जो पर्टिकुलर उनका फैक्ट था उसको अपन ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, वो अपन ने स्वीकार नहीं किया, यानी कि दिस वाज द पर्टिकुलर फैक्ट विच वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय देम, ठीक है ना। उनके द्वारा ये नहीं बताया गया, ये या वो समझा नहीं पाए कि कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे हुई है, हाउ द सेल्स आर ओरिजिनेटेड, ये वो नहीं बता पाए, ठीक है ना। उन्होंने बताया स्ट्रक्चरल यूनिट है, उन्होंने बताया फंक्शनल यूनिट है, उन्होंने बताया कि सेल जो है वो प्लांट और एनिमल सेल में, एनिमल सेल जो है उसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होगी, प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर एक यूनिक लेयर क्या होगी, सेल वॉल होगी, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। लेकिन नई सेल्स कैसे बनती हैं ये वो नहीं बता पाए। तो फिर इस सेल थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन किया गया इस पॉइंट को हटाते हुए, कौन से को, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेल्स आर ओरिजिनेटेड इन द स्पॉन्टेनियस फॉर्म या क्रिस्टल फॉर्म में उनकी उत्पत्ति हुई है, उसको चेंज किया गया, और वो चेंज जो लाए वो थे रुडोल्फ विर्चो। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, मॉडिफिकेशन इन सेल थ्योरी
वो किसके द्वारा किया गया बेटा? दैट इज डन बाय द रूडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। याद रखना आप ये, ठीक है ना, नीट के अंदर ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है ये। तो रूडोल्फ विर्चो का ये जो ओमिनिस सेलुला ई सेलुला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई कोशिकाएं जो है, नई सेल्स है, उनकी उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है ना। फिर नेगली जो थे उन्होंने बताया कि इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसमें डिवीजन होता है, सेल डिवीजन जिसको अपन बोलते हैं, जिसके कारण क्या बनती है? नई सेल बनती है, ये न्यू सेल बन गई, ठीक है। तो सेल डिवीजन इज द रीजन, ये किसने बता दिया? फिर नेगली ने, कार्ल नेगली जो थे उन्होंने इसके पीछे जो रीजन बताया वो क्या बताया? सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन किया गया किसके अंदर? सेल थ्योरी के अंदर। किसके द्वारा? रूडोल्फ विर्चो ने। जो चीज़ वो नहीं समझा पाए थे, कौन? स्लीडन और स्वान, कि कैसे सेल्स की ओरिजिन हुई है उस, या नई सेल्स कैसे बनती हैं, उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया? क्लियर कर दिया गया। इज दिस क्लियर? अब हम कुछ बातें सेल्स से रिलेटेड, जो उनके फंडामेंटल कैरेक्टर हैं सेल के, उससे रिलेटेड अपन करेंगे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल फीचर्स एंड मॉडर्न सेल थ्योरी। फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल एंड मॉडर्न सेल थ्योरी, दिस इज आवर द नेक्स्ट वन टॉपिक, ठीक है ना। मतलब क्या है इसमें कि हमने थोड़ा सा और अपने नॉलेज को बढ़ाया, हमने थोड़े पर्टिकुलर कैरेक्टर्स और जाने किसके? सेल्स के, और उनके बारे में अपन ने एक फुल डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है, जिसमें सेल थ्योरी पुराने वाली जो है उसके भी जो यूजफुल पॉइंट्स थे वो क्या आ जाएंगे? शामिल होंगे। लेकिन उसके साथ जो नई जानकारियां हमें जोड़नी थी वो भी इसके अंदर आ जाएंगी अब, ठीक है, क्योंकि सेल की स्टडी अब क्या हो गई थी? कंटिन्यू हो गई थी। तो जो पहला पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर जोड़ा गया वो क्या था? कि ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिजम्स आर, एक एक करके आप इसको बहुत ही क्लियरली पढ़ें। ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ different types of cells and their product, ठीक है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग प्रकार की सेल्स के बने होंगे। जैसे आपके अंदर न्यूरॉन सेल्स हैं, पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, लीवर सेल्स हैं, यस और नॉट, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स हैं, यानी कि डिवीजन अपन कर सकते हैं, ठीक है ना, किसके? सेल्स के। आपके अंदर मस्कुलर सेल्स हैं, यस और नॉट। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स हैं और उनके प्रोडक्ट का मतलब जैसे आपके जो हेयर हैं या नेल्स हैं वो सेल के प्रोडक्ट हैं, जिनको प्रोटीन जो है, केराटिन प्रोटीन है, उसके बने हुए हैं। तो जो पूरी बॉडी बनी है इसका मतलब वो सेल्स की और उनके प्रोडक्ट्स की बनी हुई है। दिस इज द फर्स्ट वन पॉइंट विच वी हैव टू बी रिमेंबर, ठीक है। अब दूसरा जो पर्टिकुलर मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर जो करेक्टर या पॉइंट जोड़ा गया वो क्या था? कि प्रत्येक सेल जो है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होगा, ठीक है ना। प्लस उसके क्या होगा? द ईच सेल विज हैज ए न्यूक्लियस, प्रत्येक सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और ये न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म जो हैं
वो कवर्ड होंगे किसके द्वारा? कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल बायोलॉजी की जो मॉडर्न थ्योरी है और उसके जो फंडामेंटल फीचर्स हैं उसका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरी जो चीज इसमें जोड़ी गई वो क्या थी, जो रुडोल्फ विर्चो वाली थी, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। द फोर्थ वन, जो चौथा पॉइंट इसमें जोड़ा गया वो क्या? ऑल द सेल्स आर अलाइक, अलाइक का मतलब सिमिलर है, इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। अलाइक इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। मतलब क्या है इसका? देखिए, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी में समान है। इसका मतलब क्या है? सभी सेल्स जो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है, तो बनी हुई है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। ठीक है ना? सभी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर जो एंजाइम्स है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, एंजाइम्स भी क्या हैं? केमिकली हैं, वो उपस्थित हैं आपकी सेल में, मेरी सेल में, सेम है। फिजियोलॉजी, ठीक है ना, सभी सेल्स के द्वारा रेस्पिरेशन किया जाता है, सभी सेल्स के अंदर इंटरनल डाइजेशन की प्रोसेस होती है, सभी सेल्स एक्सक्रीट करती हैं वेस्ट मटेरियल को, तो वो क्या होगी? फिजियोलॉजी। ठीक है ना? तो उनकी जो केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी है वो आपस में क्या करती है? मैच करती है। ठीक है, या सिमिलर है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो जोड़ा गया इसके अंदर वो क्या था कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, उस ऑर्गेनिज्म के जो टोटल एक्टिविटीज हैं या उसके द्वारा जो फंक्शनिंग की जाती है वो क्या है? सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स सेल्स जो उसको बना रही है। ठीक है ना? तो अपन यूं कह सकते हैं, एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज हैं, आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड interactions of its all constituent का मतलब जो सेल्स उसको बना रही हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। यानी कि मेरे द्वारा जो एक्टिविटी या आपके द्वारा जो एक्टिविटी शो की जा रही हैं वो हमारी सभी सेल्स के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज का एक फाइनल रिजल्ट है। इज दिस क्लियर? तो एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? वो सेल्स कर रही हैं, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें जोड़ा गया इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। एक सेल जो है, सिंगल सेल, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने देखे होंगे, ठीक है ना, तो ए सिंगल सेल कैन सर्वाइव। जैसे आपने देखा होगा अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, ठीक है ना, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और जो सर्वाइव करते हैं, इवन सर्वाइव ही नहीं करते, वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म भी पैदा करते हैं। तो ये सिंगल सेल कैन सर्वाइव, लेकिन बट नॉट एन ऑर्गेनिल। लेकिन ऑर्गेनिल नहीं, सेल में पाए जाने वाला ऑर्गेनिल इंडिपेंडेंटली क्या नहीं कर सकता? सर्वाइव नहीं कर सकता। बट नॉट एन ऑर्गेनिल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। वी हैव टू बी रिमेंबर दिस, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में अगला जो पॉइंट सेल, मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर है वो क्या है कि सेल्स जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं। ठीक है ना, या आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट रीजन से बिलोंग करती हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट रीजन की सेल्स या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सेल्स जो हैं वो फंडामेंटली सिमिलर होती हैं। फंडामेंटली सिमिलर होती हैं मतलब उनका इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो रहा है, उनकी ओरिजिन का जो प्रोसेस रहा है, उनकी जो बेसिक फंक्शनिंग है वो कैसी है? सिमिलर है। कैसे?
उनके जो पर्टिकुलर अपन ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर वो क्या करेंगी, सिमिलरिटी शो करेंगी। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और सेल्स ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या हैं, फंडामेंटली सिमिलर। किसके आधार पे, फंडामेंटली, स्ट्रक्चरली वो सिमिलर हैं, केमिकली वो सिमिलर हैं, एंड मेटाबॉलिज्म वाइज। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या, उपापचयी क्रियाएं, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो है ना किसी मॉलिक्यूल के टूटने की या मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने की जो प्रोसेसेज हैं वो उनकी क्या है, सिमिलर है। प्रत्येक सेल जो है लिविंग सेल, उसके अंदर रेस्पिरेशन होगा, यानी कि ग्लूकोज या जो भी रेस्पिरेटरी मटेरियल है वो ऑक्सीडाइज होगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और क्या पैदा करेगा, एनर्जी, चाहे वो कोई भी सेल है आपकी बॉडी की कहीं की भी। इज दिस क्लियर है? तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगला जो पॉइंट है वो क्या है, सेल्स गेट मॉडिफाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो सेल्स हैं, सेल्स गेट मॉडिफाइड, शेप में भी, फंक्शनिंग में भी, ठीक है ना, साइज में भी, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है ना, आपकी जो न्यूरॉन सेल्स हैं या मसल सेल्स हैं वो मॉडिफाई हुई है। ठीक है ना, वो बाकी की जो सेल्स हैं उनके जैसी नहीं है। न्यूरॉन सेल्स 90 सेंटीमीटर तक की लंबी सेल है, आपकी मसल सेल्स हैं वो भी ऐसी हैं। ठीक है ना, आपकी जो WBC में जो पर्टिकुलर पेडियासिस पाई जाती है, यानी कि वो स्क्वीज करके ब्लड वेसल से बाहर आ जाती हैं। ठीक है ना, जो फेगोसाइटिक नेचर के न्यूट्रोफिल्स, तो वो अपने शेप को या साइज को क्या करती हैं, चेंज करती हैं, स्पाइंडल हो जाती हैं, राउंडेड शेप में मिलेंगी आपको। तो अलग अलग रीजन के आधार पे, अलग अलग फंक्शनिंग के आधार पे सेल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट था वो क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, लाइफ पासेज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जो लाइफ है उसका जो पास होती है वो किसके थ्रू होती है, सेल्स के। ठीक है ना, इसका मतलब सेल जो है वो हेरिडिटरी आनुवांशिक यूनिट भी है, जो करेक्टर्स को या लाइफ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर लेकर के क्या कर रही हैं, जा रही है। ठीक है, इसका मतलब फिर नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेल्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सेल की ग्रोथ और सेल के ही मल्टीप्लिकेशन पे। आप ग्रो कर पाए हैं तो इसका रीजन क्या है कि आपकी सेल्स जो हैं वो भी समय के साथ साइज में क्या हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं, और नंबर ऑफ सेल्स भी आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो आपका जो टोटल ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड है, सेल्स की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है और उनके मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड है। तो बेटा ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी सेल को स्टार्ट करने से पहले। तो ये पहले आप सबसे पहले ये पॉइंट टू पॉइंट इनको आप रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे और तैयार करेंगे और इनको समझेंगे। और ठीक है, फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जिसमें पहले अपन ये भी बात करेंगे कि इस दुनिया में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सेल थ्योरी के ये जो पॉइंट्स हैं उनको वो फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि वो एक्सेप्शंस हैं। जैसे मैं बताऊं वायरस, ठीक है ना, वायरस जो होता है उसके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, जो अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है। उसके पास कोई भी मशीनरी नहीं है अपना काम खुद करने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए
जब तक वो आउटर एटमॉस्फेयर में है, किसी सेल के कांटेक्ट में नहीं आया, तब तक वो नॉन लिविंग है। लेकिन जो ही वो किसी सेल के कांटेक्ट में आता है तो अपने डीएनए या आरएनए को उस सेल में डाल देता है और फिर उस सेल में वो मल्टीप्लाई करता है उस सेल की मशीनरी को यूज करके, यानी कि होस्ट की मशीनरी को यूज करके। खुद के पास कोई भी मशीनरी उसके पास नहीं है, ठीक है ना। जैसे रिसेंटली जो कोविड है, तो उसमें जो कोरोना वायरस है वो क्या है, वो मोस्टली वो वायरस जो है वो अगर आउटर एटमॉस्फेयर में है, किसी सरफेस के ऊपर है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है, सेल के कांटेक्ट में आता है, तो अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल में ट्रांसफर करता है और फिर उस सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है और फिर फैलता जाता है, ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन है वायरस, जो सेल थ्योरी के पर्टिकुलर पॉइंट्स को फॉलो नहीं करता, उसके पास कोई मशीनरी नहीं है, उसके पास कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है। ऐसे ही प्रियोन दूसरा जो नाम है वो अपन ले सकते हैं वायरस के अलावा, प्रियोन। दीज आर द पीस ऑफ प्रोटीन विच आर इन्फेक्टियस, जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। प्रोटीन के टुकड़े हैं केवल ये, इनमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, जो सेल थ्योरी कहती है, ठीक है ना। इनके अंदर कोई भी एलोंगेशन या ग्रोथ की कैपेसिटी नहीं है, बट दोज कैन इन्फेक्ट एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिज्म को वो क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस डिजीज के बारे में पता करना, कुरू डिजीज जो है वो किसके द्वारा होती है, प्रियोन पीस ऑफ प्रोटीन के द्वारा होती है। इसके अलावा अपन शामिल कर सकते हैं इसके अंदर क्या, वायरोइड। वायरोइड क्या होते हैं, ये डीएनए और आरएनए के पीस है, डीएनए आरएनए पीस, ठीक है ना। डीएनए और आरएनए के पीस हैं जिनके चारों ओर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, जिनके साथ कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है ना। केवल और केवल डीएनए और आरएनए के पीस हैं जो मोस्टली इन्फेक्टियस हैं, ये भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे साइट्रस के अंदर आप एक्जोकॉर्टिस वायरोइड होता है, साइट्रस एक्जोकॉर्टिस वायरोइड, ठीक है ना। ये साइट्रस के अंदर इन्फेक्शन फैलाता है और उस पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तो ये केवल आरएनए और डीएनए का पीस है, इसमें न प्रोटोप्लाज्म, न प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न सेल वॉल, नथिंग। यानी कि सेल थ्योरी के लिए जो पर्टिकुलर सेल होने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, फीचर्स जो अपन ने डिस्कस किए, उनको ये फॉलो नहीं करता है, तो वो भी अपने आप में एक एक्सेप्शन है। ऐसे ही सेल थ्योरी कहती है कि प्रत्येक सेल जो है उसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन अपने पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वो सेल कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि एक ही सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। इनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, एक कहलाती है सिनकाइट और एक कहलाती है सिनोसाइट। एक से अधिक सेल्स के फ्यूजन से कोई सेल बने, ये देखो अभी ये बन गई, तो प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस था, लेकिन अब ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बनी ये मल्टी न्यूक्लिएट हो गई या नहीं होगी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिनकाइट। एस्केरिस की जो स्किन होती है, एपिडर्मिस, उसके अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसे ही एक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस एक था, लेकिन वो बार बार डिवाइड करके मल्टी न्यूक्लिएट अवस्था में आ गई, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सिनोसाइट, ठीक है ना। ऐसा आपको किस में मिलेगा, फंगस का एक ग्रुप है, कवक जिनको अपन बोलते हैं फंजाई, फाइकोमाइसीट्स, उनके अंदर, और एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने वाली यूनिट है ये, उसके अंदर अपने को ऐसा मिलेगा। तो ये भी अपने आप में एक एक्सेप्शन है कि सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस बताया था सेल थ्योरी ने, सेल के जो फीचर्स थे, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्या हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कितने टाइप की होगी बेटा ये, सिनकाइट और सिनोसाइट, मल्टी न्यूक्लिएटेड। फ्यूजन ऑफ सेल से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आती है तो वो कहलाती है सिनकाइट। फ्यूजन ऑफ मल्टीपल सेल्स, एक से अधिक सेल्स के फ्यूजन से जो कंडीशन आती है वो क्या है, सिनकाइट। और एक ही सेल के न्यूक्लियस के बार बार डिवाइड करने से, वैसे होता क्या है बेटा, कोई भी सेल जो है उसका न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस के डिवाइड करने के बाद में साइटोप्लाज्म में भी डिवाइड कर जाता है, लेकिन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर क्या होता है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं करेगा, फिर से डिवाइड कर जाएगा लेकिन साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं करेगा। तो ये जो सेल है वो कैसी हो गई, मल्टी न्यूक्लिएट हो गई, तो वो कहलाएगी सिनोसाइट, जो अपने को किस में मिलेगी, फंजाई का एक ग्रुप है जिसका नाम है फाइकोमाइसीट्स। राइजोपस आता है उसके अंदर, नाम कभी सुना हो तो आपने,
ठीक है। नेक्स्ट, आरबीसी जो है आपके ब्लड में, वो भी अपने आप में एक एक्सेप्शन है। मैच्योर आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सेल थ्योरी क्या कहती है? साइटोप्लाज्म के साथ सिंगल न्यूक्लियस। आप जो पॉइंट आपने उतारे हैं उनमें आप देखना, ठीक है ना। आपने डिस्कस किया है क्या कि सेल में एक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एक सिंगल न्यूक्लियस होगा, लेकिन इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है इस सेल में, आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी के अंदर नहीं होगा। ऐसे ही फ्लोएम जो होता है प्लांट्स के अंदर, जो फूड का कंडक्शन करता है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। फ्लोएम के अंदर, कौन सी सेल के अंदर? सीव ट्यूब के अंदर क्या नहीं होगा? न्यूक्लियस नहीं होगा। तो न्यूक्लियस नहीं होना सेल थ्योरी को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। लेकिन ये एग्जिस्ट करती है, कौन? सीव ट्यूब भी करती है और आरबीसी भी करती है, जो सेल थ्योरी के पॉइंट को फॉलो नहीं करती है, बट सेल है। इज दिस क्लियर? इसके अलावा अपन और ले सकते हैं स्किन एंड कॉर्क। आपकी जो स्किन सेल्स हैं और जो प्लांट्स के अंदर बाहर की ओर जो छाल होती है उसकी सेल, कॉर्क सेल्स। आप कहोगे कैसे सर? ये जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होगा बेटा? जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेड मैट्रिक्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। द प्रोटोप्लाज्म इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द डेड मैट्रिक्स, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म तो लिविंग सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, लिविंग सब्सटेंस है। फिजिकल यूनिट ऑफ द लिविंग वंस जो है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म होती है। यानी कि सेल में प्रोटोप्लाज्म के होने से ही सेल को क्या कहा गया? स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे ये जो सेल्स हैं जिनकी मैंने बात की, स्किन एंड कॉर्क सेल्स, उनके अंदर जो लिविंग सब्सटेंस है प्रोटोप्लाज्म, उसको रिप्लेस कर देता है कौन? डेड मैट्रिक्स, डेड मटेरियल। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो ये वो कुछ अपवाद हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल थ्योरी एक्सेप्शन? तो उसमें वायरस भी होगा, प्रियोन भी होगा, वायरोइड भी होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो हैं वो होंगी, प्लस मैच्योर आरबीसी होगा, प्लस सीव ट्यूब होगा, स्किन एंड कॉर्क सेल्स होंगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें अपन टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।